नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और इस सप्ताह भी कई राजनीतिक खबरें रहीं। अगर कहा जाए तो इस सप्ताह राजनीतिक हलचल ही कुछ ज्यादा रही। और चाहे वो दिल्ली एमसीडी का मामला हो, पवन खेड़ा का मामला हो, चुनावी प्रचार का मामला हो या फिर बिहार का मामला हो, तमाम राजनीतिक हलचल इस सप्ताह रही। लेकिन शुरुआत पवन खेड़ा से करते हैं। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और असम में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुए। असम पुलिस दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली पुलिस के समर्थन से, सहयोग से उनको गिरफ्तार भी किया गया। मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट से राहत मिली। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक है भाजपा पर और मोदी सरकार पर, लोकतंत्र की हत्या, तमाम चीजें, पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस का कदम यहां से क्या रहने वाला है? क्योंकि अधिवेशन में भी देखिए लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जी देखिए, ये जो पवन खेड़ा जी ने टिप्पणी की थी और फिर बाद में वो कहे कि भाई मेरे से तो जवान फिसल गई थी, अचानक से ऐसा हो गया था, मेरी ये मंशा नहीं थी। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो साफ पता लग जाएगा कि उनकी मंशा क्या थी, उन्होंने क्या कहा था, उनका उद्देश्य क्या था और निशाना कौन थे। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं, वीडियो सब कुछ स्पष्ट कर रहा है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, वो बिल्कुल सही बात बोलती हैं। आप अपनी बात से मुकर सकते हैं, लेकिन जो वीडियो है वो सब चीज़ें दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री पर हमले लगातार होते रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी होते थे, आज भी उन पर हमले हो रहे हैं और अपने ऊपर हमलों की वो परवाह भी नहीं करते। एक राजनीतिक प्रयोग अभी गुजरात विधानसभा चुनाव जब दिसंबर में थे तब किया गया कि उनकी माताजी पर हमले किए गए। आपने देखा कि गुजरात की जनता ने क्या जवाब दिया। बिल्कुल, आज़ादी के बाद से गुजरात में जो सबसे बड़ी विजय मिली है बीजेपी को, इस बार वहाँ पर वो विजय हासिल हुई। अब एक और प्रयोग के तहत प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी पर हमला किया गया। ये दिखाता है कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो सुर्खियों में रहने के लिए और अपने आलाकमान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का राजनीति से लेना देना नहीं रहा, जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, आप उनका नाम बिगाड़कर उन पर हमला करके क्या दर्शाना चाहते हैं? ये आपकी मानसिकता को ही नहीं दर्शा रहा, आपके संस्कार को, आपकी संस्कृति को, आपकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी परवरिश को भी दर्शा रहा है। और कि आप किस संस्कार में पले बढ़े हैं कि आप जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। आप देखिए कि बड़े से बड़े जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं, अगर उसका निधन हो जाए किसी का तो उसको बड़े सम्मान के साथ उनके साथ पेश आया जाता है और वो व्यक्ति तो राजनीति में ही नहीं थे। तो ये एक सोचना चाहिए कांग्रेस को भी, और बल्कि कांग्रेस अच्छा होता कि पवन खेड़ा पर खुद कार्रवाई करती कि आपने ऐसा कहा और आपने ये गलत कहा। हमने देखा कि राहुल गांधी ने एक आध बार ऐसी बातें कही हैं जो लगा कि वो शायद अपने संस्कारों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपने ऐसा क्यों कहा। मणिशंकर अय्यर की एक टिप्पणी आई थी, आपको ध्यान होगा, लेकिन उस समय चुनाव थे तो चुनावी लाभ के लिए उन्होंने मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी से किनारा कर लिया। लेकिन पवन खेड़ा को कांग्रेस हीरो बनाकर पेश कर रही, क्योंकि अभी फिलहाल कोई बड़ा चुनाव नहीं है जिसमें कि कांग्रेस का कुछ दांव पर लगा हो। तो ये उस समय जो राहुल गांधी ने क्रेडिट लेने का प्रयास किया था या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी से किनारा करके एक क्रेडिट लेने का प्रयास किया था कि नहीं, हम ऐसी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करते हैं, या मधुसूदन मिस्त्री जो उल्टा सीधा बोल देते हैं अक्सर प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। और अगर आप सीधा हमला नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, उस सीधे हमले का आपको नुकसान का पता है, तो आप ऐसे घूमकर हमला करते हैं। तो ये जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ समझती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, जरा सी देर में किन टिप्पणियों से लोग क्या क्या अर्थ निकाल लेते हैं, ये सब चीज़ें लेकिन सर, एक सवाल आपने प्रवक्ताओं को लेकर जो कही, और हम लोग रोज टीवी डिबेट देखते हैं, जिस तरीके से प्रवक्ताओं में जो सौम्यता होनी चाहिए, जो अपनी बात रखने की ताकत होनी चाहिए, वो कम होती जा रही है और अनर्गल बयान जम के की जाती है टीवी पर। हमने देखा, वो पुराना दौर भी देखा जब बड़े बड़े जो राजनेता होते थे वो प्रवक्ता बनते थे। और जहाँ तक पवन खेड़ा की बात है, मणिशंकर अय्यर की बात है, ये बड़े ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं और इनका अगर जीभ फिसलता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ना। नहीं, बिल्कुल। और जीभ जवान फिसल भी रही है तो आप देखिए कि सीधा प्रधानमंत्री के लिए फिसल रही है। आप देखिए, प्रधानमंत्री को एक चीज़ समझनी होगी कि
जो प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति बैठा है वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, एक वो संवैधानिक संस्था है। आपके जो व्यक्ति बैठा है प्रधानमंत्री पद पर, उससे निजी रूप से आपकी विचारधारा के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठा है उसके लिए सम्मान होना चाहिए, एक मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। जब एक सवाल ये भी उठता है कि जब जबान संभाल के बोलने का नियम आम जनता के लिए, तो नेताओं पर क्यों लागू नहीं है वो। और जब खास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को आप देखिए कि जब भी गांधी परिवार से अगर प्रधानमंत्री रहा है तब तो ठीक रहा, लेकिन गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री रहा है तो उसका सम्मान इन्होंने नहीं किया। और अब तो गांधी परिवार क्या, कांग्रेस परिवार क्या, मतलब बाहर के परिवार का व्यक्ति जो बीजेपी, जो गैर कांग्रेसी पूरी तरीके से है, वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, तो उनको कह सकते हैं कि दिक्कत होना या मुश्किल होना स्वाभाविक है कि वो उनको पचा नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी ये बात कहती भी है कि एक चाय वाला आज देश का प्रधानमंत्री है, तो उनको ये बात पच नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर आती हैं, लेकिन जवान सवाल के बोलने जरूरी है। और हमको ये भी देखना चाहिए कि जो नेता हैं उनको लगता है कि मेरी विश्वसनीयता, देखिए लोकतंत्र है या जो हमारा जो चुनावी सिस्टम है उसमें सब कुछ विश्वास के आधार पर है। अगर नेता अपनी विश्वसनीयता खो देंगे तो वो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, उनका जो राजनीतिक करियर है खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा चलन हो गया है कि जो नेता होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, उनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो उनको बताते हैं कि आप तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, आप तो टीवी पे छा रहे हैं, आप अखबार में छा रहे हैं और आपका जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। चुनाव परिणाम आते हैं तो सब कुछ गायब हो चुके होते हैं, वो जो उनके इर्द गिर्द लोग घूम रहे होते हैं वो भी पाला बदल चुके होते हैं। तो उनको ये समझना होगा कि हमको अपनी विश्वसनीयता नहीं खोनी है। आप देखिए जो पवन खेड़ा है उन्होंने क्या किया, अब जो टिप्पणी की उसके बाद उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी। इससे पहले राहुल गांधी बिना शर्त माफ़ी मांग चुके हैं प्रधानमंत्री से, जो उन्होंने चौकीदार चोर है बोला था 2019 के इलेक्शन के टाइम पे राफेल विमान सौदे को लेकर खेत जताकर बच निकलना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना शर्त माफ़ी मांगी, बिना शर्त माफ़ी मांगी। मनीष तिवारी नितिन गडकरी पर आरोप लगाए थे आदर्श सोसाइटी मामले में, उसमें उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी। तो ये माफ़ी वीरों की जो संख्या बढ़ती जा रही है कांग्रेस में, दिखा रही है कि बिना आप कुछ सोचे समझे आप आरोप लगा देते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति का जो शुरुआत थी वो आरोप लगाओ और भाग जाओ वाले स्टाइल में थी। उसके बाद उन्होंने भी माफ़ी मांगी, स्वर्गीय अरुण जेटली से माफ़ी मांगी, नितिन गडकरी से माफ़ी मांगी, बहुत सारे नेताओं से माफ़ी मांगी, अवतार सिंह भड़ाना से माफ़ी मांगी, बहुत सारे नेताओं से माफ़ी मांगी। सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी के कई सारे लोगों ने माफ़ी मांगी। तो ये आरोप लगाओ बिना किसी आधार के, भाग जाओ, ये राजनीति हो सकता है कि सफलता का शॉर्टकट हो, लेकिन वो सफलता स्थायी नहीं होती, क्योंकि जनता सब समझती है। और आपने एक दो बार ऐसा कर दिया तो जनता पर निगाह रखती है कि आप फिर अगली बार अगर आप सच भी बोल रहे हो तो आपकी बात को विश्वास नहीं मानेंगे। लेकिन यहीं से पवन खेड़ा वाला और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि असम के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुँचाऊंगा, और होना ही चाहिए। जनता के बीच संदेश जाना चाहिए, जनता को लगना चाहिए कि कानून दो नहीं है, कानून नेताओं के लिए अलग है और हमारे लिए अलग नहीं है। कानून सबके लिए समान है। अगर मैंने उल्टा बोला है तो मेरे पर कार्रवाई होगी, नेता ने उल्टा बोला है तो उस पर भी समान कार्रवाई होगी। बिल्कुल। लेकिन यही पवन खेड़ा के मामले से हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। पवन खेड़ा को जब गिरफ्तार किया गया उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ नारे लगे थे। उन नारों का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने एक रैली में किया और कहा कि भले वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता कह रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री का जो पलटवार करने का तरीका है वो अनूठा है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो समय की नज़ाकत को देखते हुए पलटवार करते हैं। जी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो चीज़ें बोली गई, जो नारेबाजी हुई, जो स्लोगन वहाँ पे एयरपोर्ट पे लगाए गए, उसका जवाब खुद प्रधानमंत्री ने दे दिया है और अपने स्टाइल में दिया है। और प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि ये आप मुझ पे जितनी गाली देते हैं मैं उतना मजबूत हो चुका हूँ उससे कि मुझे उसका फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं देश की सेवा में लीन हूँ और उसी में मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और ये बात भी सबको ध्यान रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार ये भी कहा था कि आप मुझ पर जितने पत्थर फेंकते हैं मैं उन पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो वो ये चढ़ते रहेंगे सीढ़ियाँ, ये पत्थर फेंकते रहें, क्योंकि जनता ये देखती है कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है। जनता ये देखती है कि जो नीतियाँ हैं वो जनहित में नहीं हैं, और जनता ये देखती है कि जो नीतियाँ हैं वो पारदर्शी हैं या नहीं। और आज देखिए सिर्फ सरकार कह रही हो ऐसा नहीं है, या बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हो ऐसा नहीं है। IMF
जो अमेरिकी वित्त मंत्री भी भारत आई थी वो हैं, चाहे जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं, वो कह रही हैं कि पूरे विश्व में मंदी है, भारत आगे बढ़ रहा है, और जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही है कि भारत आगे बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा? क्योंकि यहाँ की नीतियाँ ऐसी हैं, यहाँ की जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति ऐसी है, और यहाँ की जो बुनियाद है वो ऐसी है मजबूत कि भारत आगे बढ़ता रहेगा। तो ये नकारात्मक आप फैलाते रहिए। आप देखिए ना कि हमारे पड़ोसियों का क्या हाल है। महामारी से सिर्फ हम ही नहीं जूझे, बाहर वाले भी जूझे। एक स्टडी आई है, और वो बल्कि मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो भारत ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है, उस ड्राइव को जितनी तेजी के साथ चलाया गया, जितना कुशल रणनीति के साथ चलाया गया, उससे 35 लाख लोगों की जीवन बचा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या इसका श्रेय नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात है। और जो G20 नेशंस हैं उनकी अभी तक जितनी भी परिचर्चाएं हुई हैं उसमें ये सब चीज़ें निकल कर आई हैं कि किस तरीके से भारत ने महामारी के समय में कुशलता के साथ रणनीति बनाकर आगे संचालन किया। किसी को ज़्यादा, देखिए महामारी से ऐसा कोई प्रभावित नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में लोग प्रभावित हुए थे, भारत भी प्रभावित हुआ था, लेकिन भारत मजबूती के साथ, और जब भारत के पास कोई संसाधन नहीं थे उसके बावजूद आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़कर हमने जिस तरीके से अपना देसी वैक्सीन बनाई, देसी मास्क बनाए, देसी PPE किट बनाए, देसी स्तर पे हमने तमाम तरह के, और औचक जब महामारी आई थी तो औचक ही सारे प्रबंध किए गए और हम उससे बाहर निकले हैं। आज हम तरक्की कर रहे हैं, तो इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। आपने सीढ़ियों की बात की, लेकिन MCD की सीढ़ियाँ इतनी पथरीली क्यों हो गई है? क्योंकि जिस तरीके से MCD में देखा गया, एक लोकतंत्र के लिए वाकई अच्छी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से भाजपा पार्षद और आम आदमी पार्टी के पार्षद एक दूसरे पर हमलावर हैं, इवन जिस तरीके से विजुअल्स आए, किसी के खून निकल रहे हैं, किसी के बाल पकड़े गए हैं, कोई बेहोशी हालत में है। आखिर MCD में इस तरह की स्थिति, एक मेयर के सामने MCD में इस तरह की स्थिति हैरान नहीं करती? वो भी राष्ट्रीय राजधानी में, अमेरिका तक ये खबरें जाती हैं कि दिल्ली की MCD सदन में ऐसा कुछ हुआ है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है, और ख़ासतौर पर जिन लोगों पर जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है, अगर वही ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो ये चिंतनीय जरूर है। और आपने MCD का कहा, मैं देख रहा था MCD के लोगों ने फुल फॉर्म चेंज कर दिए, M से कर दिया है कि मारपीट, और C से कर दिया चप्पलबाजी, D से कर दिया धक्का मुक्की। तो ये क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि ये जो हमारे वहाँ पे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं ये मौका दे रहे हैं ऐसा करने का। और हमको ये देखना चाहिए कि जो दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, और यहाँ पर होने वाली हर राजनीतिक घटना का देश में एक संदेश जाता है। यहाँ पर जो नगर निगम में मारपीट हो रही है, जिस तरीके से एक दूसरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, ये जब दिल्ली नगर निगम में लोग देखेंगे तो आप सोचिए कि देश के दूरदराज वाले नगर निगमों में क्या संदेश जाएगा, वहाँ के पार्षद क्या सीख लेंगे कि दिल्ली वाले पार्षद जब ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी वोटिंग के दौरान, या हमारे को भी लगता है कि कुछ और मुद्दे के दौरान, तो हम अगर कुछ कर देंगे तो फिर तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि दिल्ली वाले भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। और आप सोचिए कि जब हम बच्चों को सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, तो वो भी जब देखेंगे ये कि सदनों में किस तरह की स्थिति है, ये एक बड़ी चिंता वाली बात है कि जो पार्षद हैं और खासतौर पर घायल हुए हैं सदन के भीतर, सदन है या वो रणक्षेत्र, ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आप जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दुखदाई है। और ख़ासतौर पे दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तो चुनाव परिणाम के 80 दिन बाद मेयर चुना जा चुका, चौथे प्रयास में चुना जा चुका, और ये अब जिस तरह से स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए मारपीट हो रही है, तो ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पूरे 5 साल रहने वाले हैं, ऐसा ये लगता है। लेकिन ये बहुत गलत है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, मिल बैठकर वो उनको कोई हल निकालना होगा कि कैसे सामंजस्य के साथ सदन की कार्रवाई का संचालन हो। अब आप देखिए कि जो पार्षद बोतल फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है दिल्ली की जनता ने कि ये जो कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं दिल्ली में, इनको हटाइए। ये तो सदन में ही कूड़ा फैला रहे हैं, तो ये हटाएंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये जिम्मेदारी दिल्ली के उपराज्यपाल की भी है कि जो सदन में कुछ हुआ है उसकी जांच कराएं, और ऐसे जो पार्षद जो
मारपीट कर रहे थे, इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग सुधरेंगे नहीं, जब तक। और फिर ये आगे भी इस तरीके की घटनाएं, जैसे हमने कहा भी तो शुरू है सदन, तो अब 5 साल का कार्यकाल है, फिर और आगे ऐसी घटनाएं देखने में, तो कड़ी कार्रवाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सर आखिरी में, क्योंकि इस सप्ताह इतनी खबरें नहीं कि एक ना एक पंजाब के कानून व्यवस्था पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहेंगे सर। नहीं, देखिए, पंजाब की कानून व्यवस्था बहुत हमको आज जो दिख रहा है वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। सिर्फ पंजाब के लोग ही चिंतित हो ऐसा नहीं, पूरा देश चिंतित है। पंजाब के हालात जो टीवी पर दिख रहे हैं, खासतौर पे अगर खालिस्तानी तत्व वहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है कि पुलिस को झुका दिया जाता है, सरकार को झुका दिया जाता है एक गुट द्वारा। ये अगर ये आप सोचें कि इनसे कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। जो पुलिस वाले हमारे घायल हुए वहाँ पर संघर्ष के दौरान, उन पुलिस कर्मियों के, उनको जब पता चलेगा कि उसको छोड़ दिया गया है, आरोपी को छोड़ दिया गया है, बरी कर दिया गया है, उसको क्लीन चिट दे दी गई है, तो उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी कि मेरे साथ मारपीट हुई है, अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति क्या पंजाब में रह पाएगा, उसको सुरक्षा का एहसास होगा, क्योंकि जिसने पीटा था, जिस पर आरोप लगाया पीटने का, वो छूट चुका है। पुलिस भी जिस तरह से उसको क्लीन चिट दी है, तो पुलिस भी क्या पता उसका साथ दे या ना दे, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो अब देखिए कि गुजरात में थे उस समय जब विधानसभा चुनाव प्रचार में, तब भी पंजाब में हंगामा हो रहा था। आज जब पंजाब में हंगामा हुआ, उस समय वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में थे। तो ये भगवंत मान को तय करना होगा कि अभी आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपने अपने राज्य को संभाला भी नहीं है ठीक से, कि आप दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए जाने लगे हैं। तो पार्टी जरूरी है या राज्य, ये देखना होगा। और जैसा कि विश्लेषकों ने और विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि एक जो सीमावर्ती राज्य है उसको किसी नवगठित पार्टी के हाथ में दे देना खतरे से खाली नहीं है। वो आशंकाएं आज सच साबित होती दिख रही हैं। तो ये अब ये ठीक है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय नज़र बनाए हुए है, लेकिन चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है, इसलिए मुख्यमंत्री को सब काम छोड़कर राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगते थे कि उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों का समर्थन लिया चुनाव के दौरान जो कि खालिस्तान के समर्थक हैं, खालिस्तानी मानसिकता वाले हैं, तो अगर समर्थन लिया होगा और अगर ऐसे तत्व आगे बढ़ेंगे तो ये निश्चित रूप से पंजाब के लिए, सीमावर्ती राज्य हमारा, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है उसके निशाने पर हमेशा पंजाब रहता है। आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से खबरें आती हैं, कभी ड्रोन से हथियार भेजने की कोशिश होती है, कभी मादक पदार्थ भेजने की कोशिश होती है। तो बहुत संवेदनशील राज्य है। आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और ये जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे तो ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि पंजाब इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत मुश्किलों से वो आतंकवाद के दंश से, आतंकवाद के चंगुल से बाहर निकला है। आज एक खुशहाल राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत की प्रगति में जो योगदान है पंजाब का, वो अभूतपूर्व है। तो ये पंजाब को मतलब अगर स्थिति बिगड़ती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राजनीतिक तौर पर उसको बहुत बड़ा नुकसान उसको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब को लेकर जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो तमाम कानून व्यवस्थाओं को लेकर, वो किस तरह की रहती है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।